हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके लर्ट्स। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करेंगे जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए। पिछले लास्ट 2 सेट में ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाए क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी बन रही है। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएँ। जैसे कि आज वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स, फाइंड द गेन परसेंटेज। तो आपको क्या दिया हुआ है कि 16 आर्टिकल्स हैं, उनकी कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल है? सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स के। तो आपको बताना है कि गेन परसेंटेज कैसे निकालते हैं। क्लियर? तो देखो, इस क्वेश्चन के लिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखे तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। देखो, अभी शॉर्ट ट्रिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि शॉर्ट ट्रिक से बेसिकली आपका मैक्सिमम टाइम जो है वो बचता है एग्जाम में। क्लियर? तो शॉर्ट ट्रिक भी इंपॉर्टेंट होती है। अब करना क्या, आपको देखना, ध्यान से सुनिएगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स, तो देखो कॉस्ट प्राइस के सामने जो भी नंबर लिखा है ना, यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स, तो यहाँ पे वो नंबर लिख देना है। बट याद रखना है, सबसे पहले वही नंबर लिखना है जो कॉस्ट प्राइस के सामने वाला है। क्लियर? अब क्या करना है, जो सेलिंग प्राइस के सामने वाला नंबर लिखा है दैट इज सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स, वो यहाँ पे लिखना है और इनको कर देना सब्ट्रैक्ट। इनको कर देना सब्ट्रैक्ट। ठीक है? अब क्या करना है आपको कि जो ये नंबर है, क्लियर, ये जो सेकंड वाला नंबर है, जो यहाँ पे नंबर होगा वही नंबर यहाँ पे आपने लिख देना है नीचे। क्लियर? जो यहाँ पे नंबर होगा वही नंबर आपने यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे 12 था तो यहाँ पे 12 लिख दिया और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। क्लियर? बस यहाँ पे क्वेश्चन आपका सॉल्व। 16 माइनस 12 हो गया 4 और 12 से डिवाइड करेंगे इंटू 100। 4 1 ज़ा, 4 3 ज़ा, और 1/3 की परसेंटेज जो होती है वो होती है 33 1/3%। क्लियर? और क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया। बस आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि जो कॉस्ट प्राइस के सामने वाला नंबर है दैट इज, जो भी इसने बोला है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स होगा, तो वो आपने पहले लिखना है। तो अगर यहाँ पे होता कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 आर्टिकल्स इज इक्वल टू दी सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स, तो यहाँ पे 30 आता, यहाँ पे 25 आता और यहाँ पे भी 25 आता। क्लियर? ध्यान से देखना है कि यहाँ पे वो वाला नंबर लिखना है जो कॉस्ट प्राइस के सामने वाला नंबर है। क्लियर? और यहाँ पे वो वाला नंबर लिखना है जो सेलिंग प्राइस के सामने वाला नंबर है, और इधर भी वही नंबर लिखना है, और इन दोनों को करना है सब्ट्रैक्ट और देन 100 से मल्टीप्लाई कर देना परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, और आपका जो आंसर होगा वो आ जाएगा विद इन 4 या 5 सेकेंड्स। क्लियर? बहुत अच्छी ट्रिक है, बट याद रखना ये क्वेश्चन की टाइप यही होनी चाहिए। क्लियर? क्वेश्चन की जो टाइप है यही होने चाहिए। अब मैं जो इसका असली वाला जो सही कॉन्सेप्चुअल कंसेप्ट है वो भी एक बार बता देता हूँ आपको। क्लियर? इसमें करना कैसे होता है, ये तो होगी शॉर्ट ट्रिक। अब देखो, आपको क्या करना है, देखो उसने बोला क्या, दी कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स इज इक्वल टू दी सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स। ठीक है? तो मैं क्या कर लेता हूँ, कॉस्ट प्राइस मान लेता हूँ कुछ। क्लियर? जैसे मैं एक आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस है ना, एक आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस है वो मैं मान लेता हूँ 1 रुपया। क्लियर? एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस 1 रुपया है, तो बताओ 16 आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? तो 16 आर्टिकल्स की जो कॉस्ट प्राइस होगी वो होगी 16 रुपीज़। यहाँ पे क्लियर हो गया बात। अब उसने बोला क्या आगे, उसने बोला कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स। तो इस लाइन को मैं ऐसे स्टेटमेंट की मतलब लिख देता हूँ इसको इक्वेशन की फॉर्म में कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स, 16 आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल है? सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स। क्लियर? अब मैंने यहाँ से निकाल लिया है कि 16 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस जो है वो 16 रुपीस है, तो मैं इस जगह पे 16 लिख सकता हूँ। क्लियर? और यहाँ से मुझे पता चल गया कि जो 12 आर्टिकल्स हैं उनकी सेलिंग प्राइस किसके इक्वल है? दैट इज 16 के इक्वल है। क्लियर? तो अगर 12 आर्टिकल्स की सेलिंग प्राइस 16 के इक्वल है तो मुझे बताओ एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना होगा? एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 16 डिवाइडेड बाई 12। क्लियर? और 16 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 16 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 16 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 16। क्लियर? अब कुछ लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हम क्यों निकाल रहे हैं 16 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्यों निकाल रहे हैं? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि जब कभी भी हमें गेन परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालना होता है तो हम तब भी निकाल सकते हैं जितनी चीज़ हमने लाई होती है उतनी ही अगर हम बेचें तो। मतलब मान लो कि अगर मैं 100 kg चीनी ला रहा हूँ, क्लियर, और 100 kg ही बेच रहा हूँ, तब मैं प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकाल सकता हूं। बट अगर मैं 100 kg चीनी ला रहा हूं और 50 kg ही बेच पा रहा हूं तो मैं प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज नहीं निकाल सकता। तो याद रखना, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज हम तब भी कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमने जितनी क्वांटिटी लाई होगी उतनी ही अगर हम बेचेंगे। क्लियर? तो इसने अगर 16 आर्टिकल्स लाए थे तो इसको 16 ही बेचने थे, तब भी ये पॉसिबल था कि
प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज मतलब निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलना था प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। इसलिए मैंने जो 16 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस निकाला, और 16 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस कितना आया इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 4 जा 16, 4 3 जा, ये आ गया 64/3। क्लियर, तो 64/3 जो है ये 16 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस आया। क्लियर, अब देखो आपके पास 16 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस भी है और सेलिंग प्राइस भी है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि जब कभी भी आपके पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस होता है तो आप निकाल सकते हो कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस। तो देखो अगर सेलिंग प्राइस बड़ा होगा तो प्रॉफिट होगा और कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा तो जो है वो लॉस होगा। तो यहाँ से देख लेते हैं कि कौन सा बड़ा है। देखो यहाँ पे 16 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 16 पीस है और जो 16 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है वो 64/3, मतलब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 20 से ज़्यादा वैल्यू आने वाली है। क्लियर, 20 से ज़्यादा आने वाली वैल्यू है, इसका मतलब ये बड़ा हुआ। तो हम प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? देखो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है 64/3 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 16 और डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, क्योंकि हमेशा प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज कॉस्ट प्राइस के बेसिस पे निकाला जाता है। तो वो आएगा 16 और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100। बस इसको सॉल्व करेंगे, 64 माइनस 48/3 इंटू 16 इंटू 100। क्लियर, ऊपर माइनस करेंगे तो आएगा 16/3 इंटू 16 इंटू 100। 16 यहाँ पे कैंसिल हो गया, अगेन 100/3 आ रहा है और इसका मतलब ये हुआ कि 33 1/3%। तो देखो मेन जो कॉन्सेप्ट है उसमें थोड़ा आपको टाइम लग सकता है, बट इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। कॉस्ट प्राइस के सामने वाला नंबर लिखना है, सेलिंग प्राइस के सामने वाला नंबर लिखना है और दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है और जो नंबर यहाँ पे होगा वही नंबर यहाँ पे लिखना है और 100 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल देनी है। तो मैंने दोनों कॉन्सेप्ट्स बता दिए, बट ये आपको प्रेफर करना है। क्लियर, ये तो है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ऐसा हो क्यों रहा है। क्लियर, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए शॉपकीपर रिड्यूस द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 39। एक शॉपकीपर है वो अपना सेलिंग प्राइस 39 से कम कर देता है। क्लियर, 39 रुपीज से कम कर देता है। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कि वो कोई चीज़ 100 रुपये की बेच रहा था, क्लियर 100 रुपये की चीज़ बेच रहा था, अब वो 100 की नहीं बेचेगा, उसमें से 39 कम कर देगा, मतलब अब 69 की बेचेगा। क्लियर, तो ये कहने का मतलब हुआ कि शॉपकीपर रिड्यूसेस द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 39। इससे हुआ क्या उसको, ए गेन ऑफ 10% टर्न्स इनटू ए लॉस ऑफ 3%। तो हुआ क्या इससे उसको कि पहले जब वो बेच रहा था तब उसको 10% प्रॉफिट हो रहा था, बट जैसे इसने सेलिंग प्राइस रिड्यूस किया 39 से तब उसको 3% का लॉस हो गया। तो आपको बताना है कि ओरिजिनल प्राइस क्या है आर्टिकल का। तो ओरिजिनल प्राइस आर्टिकल का पूछा जाने का मतलब है कि कॉस्ट प्राइस क्या है आर्टिकल का, ये पूछा जा रहा है। तो कुछ भी नहीं करना है, मान लो कि ये कॉस्ट प्राइस है। क्लियर, ये है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ये पॉइंट है कॉस्ट प्राइस और ये है सेलिंग प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस, पहले वाला सेलिंग प्राइस। मतलब ये वो है जिसने मतलब जितने पैसे में उसने वो चीज़ खुद खरीद के लाई है बेचने के लिए। जैसे मैं एक शॉपकीपर हूं तो मैं तो कहीं से लाऊंगा ना, होलसेलर से या कहीं से कुछ खरीदने के लिए। क्लियर, तो सॉरी बेचने के लिए, तो उस प्राइस को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, जो शॉपकीपर लाता है। ठीक है, अपने पॉकेट से पैसा खर्च करके जो शॉपकीपर लाता है ना, उस प्राइस को कॉस्ट प्राइस कहते हैं। जैसे मैं एक शॉपकीपर हूं और मैंने ये मार्कर लाया बाजार से, ठीक है, और मार्कर मेरे को ये पड़ा मान लो 15 रुपए का। क्लियर, तो ये मेरे लिए कॉस्ट प्राइस है, बट जिस प्राइस पे मैं इसको बेचूंगा, क्लियर, मान लो 25 रुपए में बेचूंगा तो वो हो गया सेलिंग प्राइस। क्लियर, तो मान लो ये कॉस्ट प्राइस है शॉपकीपर के लिए और ये है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यहाँ पे मैंने इस तरफ लिखा है। क्लियर, क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है। आप ऐसा तो ना हो गया कि आप 15 रुपए में खुद चीज लाओगे और 15 रुपए में बेच दोगे, इतना दयालु तो कोई भी नहीं होता आजकल। क्लियर, तो कॉस्ट प्राइस जो है वो हमेशा सेलिंग प्राइस से छोटा होता है और सेलिंग प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है। तो ये है पहली वाली सिचुएशन। क्लियर, तो अब क्या हुआ जब उसने, अच्छा, तो जब ये सेलिंग प्राइस था तब उसको 10% प्रॉफिट हो रहा था, 10% प्रॉफिट हो रहा था। जब वो इस प्राइस पे बेच रहा था तब उसको 10% प्रॉफिट हो रहा था। बट अब हुआ क्या कि अब उसने सेलिंग प्राइस कम कर दिया और सेलिंग प्राइस कम करने से हुआ क्या कि उसको लॉस हो रहा है 10%। क्लियर, अब सेलिंग प्राइस कम करने का मतलब क्या हुआ कि जितना पहले प्राइस पे वो बेच रहा था अब वो उस प्राइस पे नहीं बेच रहा, उससे कम प्राइस पे बेच रहा है। बट उससे हुआ क्या, उसको लॉस हो गया। देखो लॉस कब होता है, लॉस तब होता है जब कॉस्ट प्राइस बड़ा हो सेलिंग प्राइस कम हो। क्लियर, लॉस कब होता है, जब सेलिंग प्राइस जो है वो कम हो और कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो। इसका मतलब अब जो सेकंड वाला सेलिंग प्राइस है वो कहां आना चाहिए, कॉस्ट प्राइस के पीछे आना चाहिए ना। तो यहां पे मैं लिखूंगा ये सेलिंग प्राइस 2। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। ये वाला जो कॉस्ट प्राइस है और ये वाला जो सेलिंग प्राइस है इनके बीच में है 10% का प्रॉफिट, और ये वाला जो सेलिंग प्राइस है और ये वाला जो कॉस्ट प्राइस है इनके बीच में है 3% का लॉस। क्लियर, और अगर मैं पैसों में तोलूं इनको, क्लियर, तो मतलब ये वाला सेलिंग प्राइस और ये वाला सेलिंग प्राइस में जो डिफरेंस है वो 39 का है और ये हमें क्वेश्चन में गिवन है।
देख लीजिए, एक बार दोबारा से बता देता हूँ। देखो ये सारा कॉन्सेप्ट का खेल है और ये समझाने में मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है, बट आप जब कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड का ये क्वेश्चन है। क्लियर, मतलब आप पढ़ते ही समझ जाओगे कि करना क्या है। क्लियर, तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ मैं आपको कि शॉपकीपर ने जो सेलिंग प्राइस था, क्लियर, वो 39 से रिड्यूस कर दिया। मान लो कि पहले वो 100 रुपये की चीज़ बेच रहा था, अब वो 39 कम की बेच रहा है, यानी कि 69 की बेच रहा है। जिससे हुआ क्या कि जब वो 100 रुपये में बेच रहा था तब उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा था, और अब वो 69 में बेच रहा है तो अब उसको 3% का लॉस हो रहा है। तो मान लो कि ये जो सेलिंग प्राइस है ना, ये 100 रुपये वाला है। क्लियर, 100 रुपया नहीं है, बट मान लो कि ये 100 रुपये वाला, ठीक है। जब उसने 100 रुपये में बेच रहा था, जब वो कोई भी आर्टिकल 100 रुपये में बेच रहा था, तब उसको ये 10% का प्रॉफिट हो रहा था। बट जब वो बेचेगा 69 में तो उसको 3% का लॉस होगा। और इन दोनों सेलिंग प्राइस में जो डिफरेंस है वो कितना होगा, वो कितना है, 39 उसने बोला हुआ है। तो यहां से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो दोनों में जो सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है, क्लियर, वो है 39, और परसेंटेज के हिसाब से जो सेलिंग प्राइस में डिफरेंस है वो है 13। देखो ये है सेलिंग प्राइस 1 और ये है सेलिंग प्राइस 2। इनमें परसेंटेज का डिफरेंस कितना है, देखो यहां से लेके यहां तक है 10% और यहां से लेके यहां तक 3%। अब आप ये नहीं सोचना कि 10 - 3 कर देंगे, तो आप इसको एक तरह का नंबर लाइन समझो। ये है 0, ये है पॉजिटिव वाली साइड, ये है नेगेटिव वाली साइड। तो नेगेटिव वाली साइड का मतलब डायरेक्शन होता है, सिर्फ आपको माइनस साइन कंसीडर नहीं करना है, आपको सिर्फ परसेंटेज देखनी है। यहाँ पे 10% है, यहाँ पे 3%, तो टोटल 13%। तो 13% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ठीक है, किसके इक्वल है, 39 के बराबर है। क्लियर, क्योंकि अब यहाँ आप बोलोगे कि 30, यहाँ पे मैंने कॉस्ट प्राइस क्यों लिखा, क्योंकि जब आप जैसे आप 4% ऑफ कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हो तो वो सेलिंग प्राइस निकलता है। क्लियर, वो सेलिंग प्राइस निकलता है। तो यहाँ पे 13% जो है वो कॉस्ट प्राइस का, वो किसके इक्वल है, 39 के। क्लियर, तो आपको निकालना क्या है, आपको 100% निकालना है, क्योंकि जो ओरिजिनल प्राइस होता है हम वो मानते हैं कि वो 100% होता है। तो 13% कॉस्ट प्राइस का किसके इक्वल है, 39 के। तो मुझे बताओ 1% किसके इक्वल होगा, 1% कॉस्ट प्राइस का होगा 39 डिवाइडेड बाई 13, दैट इज 3, और 100% जो होगा कॉस्ट प्राइस का वो होगा 300। तो मतलब जो ओरिजिनल प्राइस है आर्टिकल का वो है 300। क्लियर, तो ये है मेन कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखना है। बस कुछ भी नहीं करना आपको, जैसे ये दिखे, पहले उसको गेन हो रहा था 10%, तो गेन हो रहा था तो आपको दिमाग में ऐसी फिगर बनानी है कि गेन यहाँ पे रखेंगे हम, 10% हो रहा था। फिर उसको लॉस हो रहा है 3%, तो ये कॉस्ट प्राइस मान लो ये 3% लॉस हो रहा है, 10% और 3% हो गया 13%। तो 13% की वैल्यू दी हुई है 39। क्लियर, 13% की वैल्यू दी है 39। अगर आपको इसमें भी थोड़ा सा डाउट आ रहा है, कुछ भी नहीं, बस ऐसा करो कि 13% की जो वैल्यू दी है वो 39 दी है। देखो सेलिंग प्राइस में पैसे के हिसाब से बात करें तो 39 का डिफरेंस आ रहा है, बट अगर परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो 13% का डिफरेंस आ रहा है। तो 13% 39 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, तो 13% 39 के बराबर, तो 1% किसके बराबर, 39 डिवाइडेड बाई 13, दैट इज 3। और 100%, हमेशा कॉस्ट प्राइस जो होती है वो 100% होती है, याद रखना, हमेशा कॉस्ट प्राइस 100% होती है। तो 100% किसके बराबर, 300 के बराबर। तो आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम कैन कंप्लीट ए वर्क इन 16 days, श्याम इन 24 days एंड रोहन इन 32 days। क्लियर, राम, श्याम और रोहन 3 लड़के हैं, और ये पूरे काम को राम जो है वो 16 दिन में ख़त्म कर लेता है, श्याम 24 दिन में, और रोहन जो है वो 32 डेज में ख़त्म कर लेता है। दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर, इन्होंने इकट्ठा काम करना शुरू किया, बट आफ्टर 4 days राम एंड रोहन क्विट द वर्क। ठीक है, और 4 दिन के बाद क्या हुआ, राम और रोहन चले गए काम छोड़ के, और जो बाकी का काम था वो शाम को अकेला करना पड़ा। तो आपको बताना है कि फाइंड आउट फॉर हाउ मैनी डेज डिड शाम वर्क अलोन, तो कितने दिन तक शाम ने अकेले काम किया। तो देखो इसमें क्या करना है आपको, जब कभी भी आपको इंडिविजुअली वर्क दिया हो सबका कि वो इतने दिन में ख़त्म कर सकते हैं, तो आपको ऐसा एक एलसीएम मेथड यूज़ करना है। यहाँ पे मैं आर स्टैंड्स फॉर राम, राम जो है वो एक काम को 16 दिन में ख़त्म करता है, शाम जो है वो उसी काम को 24 दिन में काम ख़त्म करता है, और बाकी जो बचा रोहन, ठीक है, RO, रोहन जो है ये उसी काम को 32 डेज़ में ख़त्म करता है। क्लियर, ये तो पता चल गया कि ये काम को 16, 24 और 32 डेज़ में ख़त्म कर रहे हैं, बट ये पता नहीं है कि वो काम क्या है। तो हमारा क्या काम है एलसीएम मेथड में, हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि वो काम क्या कर रहे हैं। जैसे हमें वो पता चल जाएगा कि वो काम क्या कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, तो हमारा क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक ऐसा नंबर कंसीडर करेंगे जो 16, 24 और 32 से डिवाइड हो जाए।
क्लियर। और वो जो नंबर जो 16, 24 और 32 से डिवाइड हो जाता है उसको कहते हैं एलसीएम। तो आपको क्या करना है, 16, 24 और 32 का एलसीएम लेना है जो कि आता है 96। क्लियर। तो 96 को आपको टोटल वर्क मानना है। तो आई होप अभी आपको ये बात समझ आई होगी। तो जब कभी भी आपको नंबर ऑफ डेज दिए हों कि कोई भी इंसान उन दिनों में एक काम को ख़त्म कर लेता है, तो आपको क्या करना होता है, उनका एलसीएम लेके जो भी उनका एलसीएम आएगा उसको मानना होता है टोटल वर्क। क्लियर। उसको मानना है टोटल वर्क। तो ये आपका टोटल वर्क है। 96 काम को राम जो है वो 16 दिन में ख़त्म करता है। और मान लो कि काम जो है वो चेयर बनाने का काम है। क्लियर। तो 96 चेयर्स बनाई जा रही हैं। 96 चेयर जो है वो राम बना रहा है 16 दिनों में। क्लियर। 96 चेयर्स शाम बना रहा है 24 दिनों में। 96 ही चेयर्स रोहन बना रहा है 32 दिनों में। क्लियर। इसका मतलब ये है कि इनकी जो पर डे एफिशिएंसी है वो डिफरेंट है, इसीलिए ये अलग अलग दिन ले रहे हैं। तो अब हमारा काम क्या होगा, इनकी पर डे एफिशिएंसी निकालना। तो लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था पर डे एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि वो एक दिन में कितना काम कर पा रहे हैं, मतलब वो एक दिन में कितनी चेयर्स बना पा रहे हैं। क्लियर। तो जैसे 16 जो होता है 96, तो इसका मतलब रोहन जो है वो एक दिन में 6 चेयर बना पा रहा है, इसलिए वो 16 दिनों में 96 चेयर्स बना पा रहा है। क्लियर। तो राम की जो एफिशिएंसी है वो है 6। शाम की बात करते हैं तो शाम की आएगी 4। 96 को 24 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4। तो शाम की जो एफिशिएंसी है वो है 4, मतलब वो एक दिन में 4 चेयर्स बना पा रहा है। और रोहन की बात करें तो रोहन की है 3। तो ये उनकी निकल गई पर डे एफिशिएंसी। क्लियर। अब उसने आगे क्या बोला, दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर। अब इन्होंने इकट्ठा काम करना शुरू किया। क्लियर। बट आफ्टर 4 डेज राम एंड रोहन क्विट। देखो 4 दिन के बाद राम और रोहन गए हैं। क्लियर। 4 दिन के बाद राम और रोहन गए हैं, इसका मतलब 4 दिन तक इन तीनों ने इकट्ठा काम किया। फिर 4 दिन के बाद राम और रोहन चले गए। तो हम क्या करेंगे कि इन 4 दिनों में राम और रोहन ने कितना काम किया, मतलब इन तीनों ने कितना काम किया। तो देखो एक दिन में राम, श्याम और रोहन जो है वो कितना काम करते हैं, इनको प्लस करेंगे तो आ जाएगा दैट इज 13 चेयर्स बनाते हैं। तो 4 दिन में कितने बनाएंगे, तो 4 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 52। तो मतलब 52 काम हो चुका है। 4 दिन के बाद 52 काम हो चुका है। अब कौन कौन चला जाता है, एक तो राम चला जाता है और एक रोहन चला जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, काम था 96 जिसमें से 52 हो चुका है, तो बचा कितना काम है, 44। क्लियर। 44 काम जो है अब कौन करेगा, क्यों, अब करेगा शाम। क्यों, क्योंकि राम और रोहन चले गए हैं। उसने बोला राम एंड रोहन क्विट द वर्क। क्लियर। 4 दिनों के बाद, तो अब तो ये चले गए हैं। तो 4 दिन के बाद काम कितना बचा है, 44 काम बचा है। और करना किसको है, वो अकेले शाम को करना है। क्लियर। अकेले शाम को करना है वो काम। और जो शाम की एफिशिएंसी है वो है 4, मतलब वो एक दिन में 4 ही बना पाता है। तो उसको बनानी है 44, एक दिन में वो बनाता है 4, इसका मतलब उसको 11 दिन लगेंगे। क्लियर। तो अब इसका जो आंसर है, फाइंड आउट फॉर हाउ मेनी डेज डिड शाम वर्क अलोन। तो उसने कितने दिन तक काम किया, उसने 11 दिन तक काम किया, फिर 11 दिन के बाद काम खत्म हो गया। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। इसी तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना। क्लियर। सबसे पहले आपको टोटल वर्क निकालना है। जैसे आप टोटल वर्क निकाल लेंगे, उनकी पर डे एफिशिएंसी निकाल लीजिए। फिर जैसा क्वेश्चन में आपको बोलता जा रहा है वो इंसान, आपको वैसा वैसा करते जाना है और आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। क्लियर। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको, और इस तरह के क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। व्हेन एन इंटीजर n इज डिवाइडेड बाय 7, कोई भी एक इंटीजर है n, अगर उसको मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 3 आता है। अब वो कह रहा है कि अगर मैं 6n को डिवाइड करूं 7 से, तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए मैं आपको बताता हूं। देखो आपको एक वो नंबर ढूंढना है जिसको 7 से डिवाइड करो तो 3 आए। तो 10 मान लो, क्योंकि 7 1 जो 7 होता है, उसमें 3 ऐड करूंगा तो 10 बन जाएगा। और जब 10 को 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 3 आएगा। क्लियर। तो मैंने वो नंबर मान लिया n जो है, उसको मान लिया मैंने 10। क्लियर। तो 10 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आ रहा है ना, तो यस आ रहा है। अब उसने बोला क्या आगे, उसने बोला अगर मैं 6n को डिवाइड करूँ 7 से, तो 6n मतलब 6 × 10 = 7 है ना। अगर मैं 60 को डिवाइड करूँ 7 से तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो देखो 7 8 होता है 56 और 7 9 होता है 63, इसका मतलब 63 तो बड़ा हो गया। तो 7 8 56 और 56 में कितने ऐड करो तो 60 बनता है 4, तो मतलब रिमाइंडर जो आएगा 4। तो क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व। क्लियर। तो आपको इसी तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन अमाउंट ऑफ ₹3900 क्लियर इज रिसीव्ड ऑन ए प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ ₹1500। देखो प्रिंसिपल आपको पता है, जो भी पैसा आप उधार लेते हो किसी से, क्लियर, वो प्रिंसिपल कहलाता है। वो क्या कहलाता है, प्रिंसिपल। क्लियर। और फिर आपको 1 साल के बाद अगर वो पैसा लौटाना है तो आपको पता है कि सिर्फ आपको वही पैसा नहीं लौटाना है जो आपने लिया था, आपको एक्स्ट्रा पैसा भी देना पड़ता है
क्लियर, क्योंकि आपने उन लोगों का पैसा यूज़ किया है, तो जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट। जो एक्स्ट्रा मनी आपको पे करनी पड़ती है एंड में, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट तो समझ आ गया होगा आपको। अब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के जो पैसा बनता है उसको बोलते हैं अमाउंट। तो वही क्वेश्चन में कह रहा है कि एक जो प्रिंसिपल था वो था 1500, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, प्रिंसिपल यहाँ था 1500 और अमाउंट यहाँ पे हो गया 3900। कहने का मतलब अगर मैंने 1500 रुपया किसी से उधार लिया है तो मैंने वापिस कितना दिया है उसको 3900। यहाँ पे ऐसा कह सकते हो कि किसी ने मेरे से 1500 रुपया उधार दिया, उसने मुझे वापिस कितना दिया 3900 व्हेन केप्ट एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स। मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, पहले तो उसने ये बता दिया और ये 5 साल का टाइम पीरियड, मतलब 5 साल के बाद उसने इतना अमाउंट दिया मुझे। तो अब वो क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट विल बी द अमाउंट रिसीव्ड इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीजेस बाय 2। तो अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2% से डिक्रीज कर दूंगा तो आपको बताना है कि अमाउंट कितना होगा। तो पहले मुझे ये तो पता लगे कि पहले जब इसने 5 साल के लिए दिया था पैसा, क्लियर, उधार पे, तो कितने रेट पे दिया था ये यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। आपको पता होगा, क्लियर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट तो इस क्वेश्चन में मुझे नहीं दिया है, ठीक है, बट हम निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल ही जो है वो सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो आप 39 में 15 माइनस कर लीजिए, क्लियर, तो आएगा 24। तो सिंपल आएगा 2400, क्लियर। 2400 इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे 1500 है, रेट कितना है यहाँ पे, रेट मुझे निकालना है, टाइम यहाँ पे 5 ईयर दिया है और इंटू 100, क्लियर। यहाँ से 20 यहाँ से कट गए, क्लियर। अब अगर मैं 24 इंटू 100 अपॉन 15 इंटू 5 क्या होता है, 15 इंटू 5 होता है 75, क्लियर। तो इसको यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये आएगा 3 ज़ा 25 3 ज़ा 25 4 ज़ा 3 8 ज़ा, तो ये आया 32%। तो रेट कितना आया यहाँ से 32%। मतलब जब इसको ये अमाउंट मिला 3900 5 सालों के बाद, तो वो किस रेट पे दिया गया था, 32% रेट पे दिया गया था, क्लियर। अच्छा, अब 32% रेट तो मुझे पता चल गया। अब उसने कहा है कि अगर मैं 2% से रेट कम कर दूं, इसका मतलब अगर रेट मैं 30% कर दूं तो बताओ कितना अमाउंट मिलेगा मुझे। तो अमाउंट निकालने के लिए आपको पता है, आपको प्रिंसिपल चाहिए और इंटरेस्ट चाहिए। प्रिंसिपल तो आपको गिवन है, क्लियर, प्रिंसिपल तो आपको गिवन है, आपको निकालना है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, अभी सेम फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट होता है पी इंटू आर इंटू टी। पी है हमारे पास 1500 रुपया, रेट अभी पता चल गया 30%, क्योंकि पहले था 32। अब उसने बोला कि अगर 2% डिक्रीज कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 30 हो जाएगा। और टाइम ऑफकोर्स 5 साल ही रखेंगे, ठीक है, अपॉन 100। तो 20 यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये देखो यहाँ 5 3 से 15 होता है और 15 इंटू 15 होता है 225, तो 2250, ये आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अब आपको निकालना है अमाउंट, तो अमाउंट होता है 1500, मतलब प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2250, तो आपका आएगा 0573, तो आएगा आपका 3750 अमाउंट, ठीक है। अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 2% से डिक्रीज करते हैं तो आपको इतना जो है वो अमाउंट देना पड़ेगा, बट अगर आप 32% से करेंगे तो इतना देना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।